हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज बहुत ही ज्यादा बेसिक चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी आप बायोलॉजी की बात स्टार्ट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेल को जाने बिना बायोलॉजी पढ़ने लग जाए। हम लोग ऑलरेडी सिस्टमैटिक्स को कवर कर चुके हैं, हम लोग प्लांट किंगडम देख चुके हैं, हम लोग द लिविंग वर्ल्ड देख चुके हैं, बट इट बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड सेल बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। सिस्टमैटिक्स मान सकते हैं एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जहां पर सेल की थोड़ी बहुत बात ज़रूर होती है। जब आप किंगडम मोनेरा की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स आपके दिमाग में आ जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि अगर आप एक एनिमल सेल ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर सेल वॉल नहीं आएगी, अगर आप एक प्लांट सेल ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर सेल्यूलोजिक सेल वॉल आएगी, अगर आप काइटिन को ड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर काइटिन की सेल वॉल आएगी, अगर आप बैक्टीरिया को ड्रॉ करेंगे, खासकर यू बैक्टीरिया को, तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल उसके ऊपर आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें और फैक्ट्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम सेल को बखूबी जानने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक एस्पेक्ट, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ सेल टू the structure of prokaryotic cell, all the important parts of a prokaryotic cell, structure of eukaryotic cell, all the important parts that are organelles of eukaryotic cell, हर चीज को आप एकदम माइन्यूट तरीके से जानेंगे। Since this is a mind map lecture, तो काफी सारे फ्लो चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को जानने को मिलेंगे, एंड एनसीईआरटी के लगभग 90% जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉइंट्स यहां पर आपको इनकॉर्पोरेटेड मिलेंगे। इस लेक्चर को आपको बैठ करके आराम से सुनना है, आंखों के सामने अपनी एनसीईआरटी रखनी है, और आप देखोगे कि मात्र 1 घंटे के अंदर या सवा घंटे के अंदर आपका ये चैप्टर रैप अप हो चुका है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start this beautiful chapter called cell the unit of life। अब जैसा कि हमारे टाइटल के अंदर ही लिखा हुआ है cell the unit of life। यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी अगर आप एक घर बना रहे हैं और एक घर को बनाने के लिए अगर 1,00,000 ईंटें लगी हैं, तो आपने सबसे पहले एक ईंट रखी होगी, फिर उसके बगल में दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट एंड सो ऑन। फिर आपने ईंट के लेवल्स बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे, उससे आपकी दीवार खड़ी हुई, फिर मल्टीपल दीवारें खड़ी हुई, फिर आपकी छत आई, एंड अल्टीमेटली आपका घर तैयार हुआ। यानी अगर मैं बोलूं कि आपका घर 1,00,000 ईंटों से बना हुआ है, लेकिन एक जो ईंट है वही अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, तो ये बात गलत नहीं होगी, राइट? एंड सिमिलरली हमारी बॉडी अगर आप देखें तो हमारी बॉडी भी जो है ये सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अगर आप हमारी लाइफ की शुरुआत देखेंगे तो क्या हुआ, लेट्स से दिस इज अ मेल पेरेंट, दिस इज अ फीमेल पेरेंट। अगर हम देखें तो यहाँ से एक हैप्लॉइड गैमेट आया होगा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, यहाँ से एक हैप्लॉइड गैमेट आया होगा जिसको हम बोलते हैं ओवम। ये दोनों के दोनों गैमेट्स आपके क्या कर चुके होंगे, फ्यूज कर चुके होंगे, एंड जब ये दोनों के दोनों गैमेट्स फ्यूज कर चुके होंगे तब आपका बनेगा एक डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट एक सिंगल सेल है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं द कनेक्शन और द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 डिफरेंट जनरेशंस। यानी मदर और फादर के गैमेट जब फ्यूज हुए तो जाइगोट मिला, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, आपके मदर फादर के कैरेक्टर्स मर्ज हुए हैं, एंड ये जाइगोट आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी मल्टीपल सेल्स बनाएगा, एंड डिफरेंशिएट करेगा, यानी अलग अलग टाइप के सेल बनाएगा। अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो 200 से भी ज़्यादा टाइप के सेल्स आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो सेल्स का नंबर भी बढ़ेगा और डिफरेंट टाइप के सेल्स भी बढ़ेंगे, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर, ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, राइट? पूरी की पूरी कंप्लीट ह्यूमन बॉडी यहाँ पर बन जाएगी। तो हमारी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट की फॉर्मेशन से हुई, जिससे हमारी पूरी बॉडी तैयार हुई है। तो हमारी बॉडी की जो इकाई है इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये जो है आपका जाइगोट, ये क्या है आपका, एक सिंगल सेल ही तो है। ये सेल अपने आप को रिपीट कर करके क्या बनाता है, हमारी पूरी बॉडी तैयार कर लेता है। और ये जो सेल है मेरे दोस्त, ये क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी ये हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, राइट? एज वेल एज व्हाट इट इज द फंक्शनल यूनिट, यानी हमारी बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वो भी सारे सेल के अंदर ही हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, राइट? तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है और फंक्शनल यूनिट भी यही है, और यही तो 2 मेन फंडामेंटल फीचर हैं भाई। या तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा और आपकी बॉडी कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही होगी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फीचर बोलते हैं। इनके बिना तो जीवन
है ही नहीं। इसीलिए आपके सेल को क्या कहा जाता है? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपको पता लग जाना चाहिए फंडामेंटल वर्ड कहां से आया, स्ट्रक्चरल वर्ड कहां से आया, फंक्शनल वर्ड कहां से आया, राइट? अब देखिए क्या लिखा हुआ है सेल के बारे में, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल होना जरूरी है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको मैंने बताया था, इफ यू वांट टू लिस्ट सम सॉर्ट ऑफ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस वुड बी वन ऑफ देम। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरस में खुद का सेल नहीं होता, इसीलिए उसे प्योरली नहीं बोलते, उसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस अगर मेरे स्टाइलस के ऊपर बैठा हुआ है तो ये जो है नॉन लिविंग स्टेट में है, क्रिस्टलाइन स्टेट में है, इनर्ट स्टेट में है। लेकिन जब मैं इसे इनहेल कर लूंगा, जब ये मेरी बॉडी के अंदर चला जाएगा, किसी सेल के अंदर घुस जाएगा, तभी जाके लिविंग होगा, राइट? यानी इसको भी सेल चाहिए, किसी और का सेल चाहिए, लेकिन सेल तो चाहिए भाई। तो सेल जो है ये आपका क्या है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान है। इसीलिए हम बोल रहे थे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। अब ऑर्गेनिज्म जो है इनमें एक सेल भी पाया जा सकता है और आपका मल्टीपल सेल्स भी पाए जा सकते हैं। जैसे आप खुद का एग्जांपल लो, आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप बैक्टीरिया की बात देखो तो एक ही सेल है। अगर आप प्रोटिस्टा की बात देखो तो उसके अंदर चाहे क्राइजोफाइट्स हो, चाहे आपके डाइनोफ्लैजेलेट्स हो, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम थोड़ा कम समझते हैं। इसको हम कहते हैं यार एक ही तो सेल है, क्या उखाड़ लेगा, लेकिन वो एक सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पा रहा है। एक बैक्टीरिया अपना पूरा जीवन काल बहुत प्यार से गुजार सकता है। इसका मतलब एक सेल जो है उसमें भी ये ताकत है कि वो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शंस पोर्ट्रे कर सके लाइफ के एंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तभी तो ये सेल्स आपके जिंदा होते हैं, तभी तो आपका बैक्टीरिया अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाता है। तो एक सेल भी वो सारे प्रोसेसेस कर पाता है जो आप एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर करने की कोशिश करते हैं। एक बैक्टीरिया जो उसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, आपके अंदर भी होता है, वहां भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आपके अंदर भी होता है, वहां भी आपका ट्रांसलेशन होता है, आपके अंदर भी होता है। वो भी अपना क्या कर रहा है, नॉर्मल खाने पीने के लिए चीजें जुगाड़ रहा है और उसे एटीपी बनाने की कोशिश कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। यानी कि बेसिक जो एजेंडा है लाइफ का वो तो सेम है, खाना है, पीना है, रिप्रोड्यूस करना है और सर्वाइवल के लिए एक जंग है जो कि लड़नी है। जो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, सबको इसी रूट से गुजरना है। कोई भी एक्सेप्शन यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब थे जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा, यानी जिंदा सेल को देखा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहली बार नॉर्मली सेल को किसने देखा, लिविंग विविंग छोड़ो, पहली बार नॉर्मली सेल को किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1665 में सबसे पहले क्या देखा था, एक कॉर्क सेल देखा था। एंड ये कॉर्क सेल जो था ये आपको ऑब्वियसली क्या था, डेड सेल था, क्योंकि उन्हें सिर्फ कॉर्क की सेल वॉल्स दिखाई दे रही थी, उन्हें सिर्फ आउटर बाउंड्री दिखाई दे रही थी, अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था। बट अगर आप बोलें कि डेड सेल सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक। अगर कोई आपसे स्पेसिफिकली ये वर्ड पूछ ले कि लिविंग सेल किसने देखा, इसका मतलब वो आपको डायरेक्ट करना चाह रहा है टुवर्ड्स एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने पहली बार लिविंग जो है आपका सेल देखा। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या न्यूक्लियस डिस्कवर किया दोस्त, रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार डेड सेल देखा। तो रॉबर्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? देन हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी मतलब कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने जो व्यूज थे वो रखे अबाउट सेल्स। काफी साइंटिस्ट थे जो कि बॉटनिस्ट थे, सो दे स्टार्टेड देयर रिसर्च ऑन प्लांट्स। काफी साइंटिस्ट थे जो जूलॉजिस्ट थे, तो दे स्टार्टेड देयर रिसर्च ऑन एनिमल्स एंड अल्टीमेटली दे फाउंड आउट कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सारे के सारे सेल्स से और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि यार आप ये तो बता रहे हो कि हम बने किस चीज के हैं, पर आप ये नहीं बता रहे कि सेल डिवाइड कैसे करता है, नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो जो नए साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था रुडोल्फ विर्को, और विर्को साहब ने ये बताया कि न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी एक सेल है वही डिवाइड करके दो नए सेल्स बनाएगा, फिर वही सेल्स डिवाइड करके और डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये बात कही रुडोल्फ विर्को साहब ने एंड आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। तो सेल थ्योरी में आपको दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है, स्क्लेडन एंड स्वान। याद करने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। स्वान सेल्स आप पढ़ते हैं न्यूरोलॉजी के अंदर, जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज द 21st चैप्टर ऑफ 11th क्लास, तो आपको देखने को मिलेगा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है? और न्यूरॉन जब आप देखेंगे तो आपको वहां स्वान सेल्स देखने को मिलेंगे, यानी वो जूलॉजी से रिलेटेड है। तो स्वान वाज अ जूलॉजिस्ट एंड बचे हुए आपके स्क्लेडन, ही वाज अ बॉटनिस्ट, ठीक है? तो सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्क्लेडन, जो कि 1838 में रिसर्च कर रहे थे प्लांट्स पर। क्यों? क्योंकि आपके एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है? एंड आपका स्वान जो कि 1839 में लगभग आपका सेम टाइम के ऊपर एनिमल पर रिसर्च कर रहे थे, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। एंड जो स्वान सर थे बाद में इन्होंने एनिमल और प्लांट को कंपेयर करने की भी कोशिश करी, ठीक है? और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, है ना? हमारी बॉडी जो है वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई है। ये स्क्लेडन और स्वान साहब ने मिलकर के कोलैबोरेशन में बात कही, ठीक है? उसके बाद आपके आए रुडोल्फ विर्को साहब, और रुडोल्फ विर्को साहब ने क्या की, न्यू शेप दी इस थ्योरी को, मॉडिफाई कर दिया इस थ्योरी को, और इन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी नए सेल्स जो है वो पुराने सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो दो पॉइंट्स आ गए आपके सेल थ्योरी के अंदर। कौन कौन से पॉइंट आ गए? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल के बने हुए हैं, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये वाला जो आपका
पैक्ट है ये स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया, और ये वाला जो है आपका रुडोल्फ विर्को साहब ने दिया। दोनों पॉइंट्स को मिला करके आपने कहा कि भैया सेल थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं सेल के अंदर हमें बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, एक सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। एक सेल के अंदर आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस, सेंटर के ऊपर बनाते भी जाते हैं साथ साथ। लेट्स से यहाँ पर एक रफ सेल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर एक रफ सेल हम लोग बना लेते हैं। तो जो सेल है इसके अंदर आपको देखने को मिला एक डेंस स्ट्रक्चर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है एक डेंस स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमारा अगर आप डिप्लॉयड सेल का न्यूक्लियस देखोगे तो आपको 46 क्रोमोसोम मिलेंगे, हम लोग बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो इसी के अंदर प्रेजेंट है। एंड जो क्रोमोसोम है उसके अंदर डीएनए है। थोड़ा इसको डिटेल में बना लेते हैं। जैसे ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखो तो आपके क्रोमोसोम हो सकते हैं, इसमें आपके क्रोमोसोम हो सकते हैं। एंड जो क्रोमोसोम है मेरे भाई, इसके अंदर क्या पैक्ड मिलेगा आपको, डीएनए पैक्ड मिलेगा, यानी आपका जेनेटिक मटेरियल पैक्ड मिलेगा। तो पहली चीज ये रहती है कि भैया आपका डीएनए है डेंस स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस है डेंस स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए आपका पैक्ड है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां पर देखेंगे तो आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी आपका न्यूक्लियर एनवेलप जो है वेल डेवलप्ड रहता है। न्यूक्लियर एनवेलप आपका वेल डेवलप्ड रहता है। जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यू का मतलब होता है ट्रू यानी असली, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, एक कवर है, एक लेयर है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। बट अगर आपका न्यूक्लियर एनवेलप वेल डिफाइंड नहीं है तो आप सेल को क्या बोलोगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलोगे। फिर इस न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा हुआ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा आपका एरिना है, इस पूरे बचे हुए एरिना को आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म बोलते हो। ठीक है, इस पूरे बचे हुए एरिना को आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। और ये साइटोप्लाज्म क्या है, आपका मेन एरिना ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, यानी आपके सेल में जो भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो यूजुअली इसी एरिना के अंदर होते हैं, राइट। तो ये जो है आपका क्या है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर क्या है, सेल में न्यूक्लियस के अलावा जहाँ पर बाकी सारी चीजें प्रेजेंट हैं, ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस यहाँ पर भरा हुआ है, जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके क्या होंगे, टेक प्लेस करेंगे। तो मेन एरिना जो है आपका सेलुलर एक्टिविटीज का, वो है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कि आपका सारा का सारा वॉल्यूम भर देती है। समझ लीजिए एक बाल्टी है जिसे हम सेल कह रहे हैं, उसके अंदर एक बॉल है, या आपने ठंडा होने के लिए तरबूज रखा है, तो तरबूज एक न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर आप जितना भी पानी भरेंगे पूरी की पूरी बाल्टी को फिल करने के लिए, सारा पानी जो है, फ्लूइड जो है, वो क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, वो सारा का सारा फ्लूइड जो है क्या है आपका साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर सारे के सारे रिएक्शंस आपके होते हैं। ऑर्गेनेल्स की अगर आप बात करें तो आपका जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ एक चीजें आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाई जाएंगी, बट उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी, जैसे कि राइबोसोम्स। तो ऑर्गेनेल्स जो है या तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, जो कि आपकी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाएंगी, यूकैरियोट्स में पाई जाएंगी। ठीक है, और कुछ आपकी ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं विच आर वेरी स्पेसिफिक, जो कि मेम्ब्रेन लेस होती हैं, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, तो राइबोसोम जो है इसे हम यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि आपका हर सेल के अंदर पाई जाती है, चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे यूनिसेलुलर, चाहे मल्टीसेलुलर, राइबोसोम सबके अंदर पाए जाएंगे। एंड आपका यूकैरियोट के अंदर भी एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल पाई जाती है, जिनको आप क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना, और ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, ओनली इन एनिमल्स। हमेशा याद रखना, सेंट्रियोल आपका प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है। तो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं, राइबोसोम आपका सब में पाया जाता है। बट एक खास बात है कि इन दोनों की दोनों चीजों में ही आपकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन जो कि सबसे आउटर बाउंड्री है एक एनिमल सेल की, है ना। अगर आप एनिमल सेल में बात करेंगे तो एनिमल सेल में इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन अगर आप प्लांट सेल में देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या है, आपकी सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी, एनिमल सेल में सेल वॉल आपकी एब्सेंट होती है, आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, ये एक जनरल ओवरव्यू था कि एक सेल के अंदर पाया क्या क्या जाएगा। तो ये जो है अगर आप इसे कह रहे हैं सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन, तो इसके ऊपर एक और वॉल आपको देखने को मिलेगी, जिसे आप क्या करेंगे, सेल वॉल कहेंगे और लेबल करेंगे, इसे आप सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, इसके अंदर और ऑर्गेनेल्स हो सकती हैं छोटी छोटी, जैसे राइबोसोम हो गया, जैसे समझ लो यूकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो एक प्लांट सेल हुआ, अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब वो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, एंड सो ऑन। द सेल कुड बी रियली कॉम्प्लिकेटेड। ये एक ओवरव्यू है सेल का। अब हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल का एग्जांपल क्या है। आप अगर देखोगे कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है जो मैंने बनाया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का राइबोसोम हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का राइबोसोम हो सकता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर इसका खुद का राइबोसोम हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं कि राइबोसोम भी एक ऑर्गेनेल है और वो क्लोरोप्लास्ट नाम की ऑर्गेनेल के अंदर ही प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। तो आपका जो राइबोसोम है वो यूजुअली कहां पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पे एंड प्लांट्स एंड एनिमल पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल सिस्टम। ठीक है, अब आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। नाम क्या है भैया, प्रो। ठीक है, प्रो क्या हो गया आपका, प्रिमिटिव यानी नॉट सो वेल डेवलप्ड। कैरियन का मतलब हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहां पर देखने को मिलेगा। अगर एक लाइन में बात खत्म कर दूं तो आप कह सकते हो कि यहां पर न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर पाया ही नहीं जाएगा, यानी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो यहां पर नहीं पाया जाएगा। जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो नंगा पुंगा पड़ा रहेगा, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होगा। ठीक है, तो इन सेल्स में कौन आता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मोनेरा के सारे मेंबर। मोनेरा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आपके बैक्टीरिया गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इट इज बैक्टीरिया, है ना, नाम में ही आ रहा है। माइकोप्लाज्मा आ गया जिस पे आपकी सेल वॉल नहीं थी, तो ये प्लियोमॉर्फिक था, अपनी शेप को चेंज कर रहा था। एंड पीपीएलओ व्हिच इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा ओनली, तो सेम चीज आपकी यहां पर हो जाती है।
दे आर जनरली स्मॉलर। अगर आप देखोगे बैक्टीरिया का साइज काफी स्मॉलर है। अगर आप कंपेयर करना चाहो तो बैक्टीरिया का साइज यूजुअली अगर आप मोटा मोटा एक रेंज लेके चलो तो 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जबकि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, यानी 10 गुना का साइज में डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। एंड दे मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। अगर आप देखोगे सेल साइकिल सेल डिवीजन में एक फैक्ट आप पढ़ते हो कि अगर आपको ई कोलाई को डिवाइड करना है विच इज अ बैक्टीरिया, है ना, अगर आपको ई कोलाई को डिवाइड करना है तो ई कोलाई को अपने आप को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक ह्यूमन सेल की बात करते हो, स्टैंडर्ड ह्यूमन सेल की बात करते हो, तो इसको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगेगा? आपका 24 घंटे का टाइम लगेगा दोस्त। यानी 24 घंटे में जब तक आपका ह्यूमन सेल 1 से 2 होगा तब तक इस्चेरिशिया कोलाई का सेल कितना हो जाएगा? कितनी बार डिवाइड करेगा? 1 घंटे में 3 बार डिवाइड कर रहा है 20 मिनट के हिसाब से, तो 24 घंटे में कितना डिवाइड किया? 24 × 3 72 टाइम्स डिवाइड कर लेगा। और एक बार अगर वो डिवाइड कर रहा है तो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 64 हुए एंड सो ऑन। 72 टाइम्स डिवाइड करके अपने आप को 1 करोड़ से भी ज्यादा जो है नंबर में तब्दील कर देंगे, इनफैक्ट इवन मोर देन दैट, राइट। तो जब तक ह्यूमन सेल 1 से 2 होता है तब तक बैक्टीरिया 1 से 1 करोड़ 10 करोड़ हो सकता है, इतना तेजी से ये डिवाइड करते हैं। All prokaryotic cells are surrounded by cell membrane। सेल मेम्ब्रेन तो आपकी सब में प्रेजेंट होती ही होती है, तो सेल मेम्ब्रेन आपकी होगी, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनती है? आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है, जो कि एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था इसमें सेल वॉल नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब चेंज करता है, क्या? मॉर्फिक यानी अपनी मॉर्फोलॉजी को, पहले गोल दिखाई दे रहा था, फिर ओवल दिखाई देने लगा, फिर ऐसे बेंड हो गया, क्योंकि इसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, यानी आउटर रिजिड जो अंबुजा सीमेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। सेल वॉल एट मैच्योर स्टेज इज वेरी टफ, इट्स वेरी रिजिड, जो कि आपको एक शेप प्रोवाइड करती है। अब सेल वॉल ही नहीं है तो शेप कैसे भी चेंज हो सकती है, इसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक नेचर ऑफ माइकोप्लाज्मा। जेनेटिक मटेरियल की अगर आप बात करें तो हमने लिखा है नेकेड, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप तो है नहीं, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो नंगा पुंगा प्रेजेंट रहेगा। इस मेन जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर आप एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ करेंगे तो उसका मेन जो जेनेटिक मटेरियल है, राइट, जहां पर आप बना रहे हो डीएनए को, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। उसके अलावा डीएनए के छोटे छोटे रिंगलेट्स भी पाए जाते हैं, रिंग्स भी पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है। ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्मॉल सर्कुलर डीएनए, यानी इस हिसाब का डीएनए का एक राउंड है, एक और राउंड है। ऐसी छोटी छोटी मल्टीपल रिंग्स आपकी पाई जा सकती हैं इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। और यहाँ पर प्लाज्मिड में कुछ जीन्स पाए जाते हैं, कुछ छोटे से डीएनए के टुकड़े पाए जाते हैं जो उन्हें आपका एंटीबायोटिक से बचाते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है ये इन्हें कुछ स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। समझ लीजिए आपके पास एक प्लाज्मिड है जो क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो बैक्टीरिया के पास क्लोरमफेनिकोल रेजिस्टेंस है, अगर मैं क्लोरमफेनिकोल नाम की दवाई इसमें डालूंगा तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंट है। सिमिलरली अगर एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक जीन है विच इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, तो मैं अगर टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई डालूंगा तो बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होगा, वो जिस चीज के लिए रेजिस्टेंट है वो चीज जो है उसे बचा लेगी, ठीक है। और सिमिलरली जो प्लाज्मिड है आप एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल आपका देखने को मिलता है। नाउ लेट्स पॉइंट अपॉन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइजेस व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी। कुछ आपके साइजेस हैं जो आपको याद करने हैं। माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट सेल है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 0.3 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है, और पीपीएलओ आपको अलग से दिया हुआ है, विच इज इटसेल्फ अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा जिसका साइज 0.1 माइक्रोन एनसीईआरटी में बताया हुआ है। तो आपको स्पेसिफिकली देखना है कि आपसे पीपीएलओ पूछा है या फिर आपका माइकोप्लाज्मा पूछा है। बैक्टीरिया का एवरेज साइज जो है 3 से 5 माइक्रोन है, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सिंगल आइसोलेटेड सेल है, क्योंकि एक जो गैमीट होता है, जो एग है, इट्स अ गैमीट, इट्स अ सिंगल सेल, तो जो एग है उसका ऑस्ट्रिच का वो एक सिंगल सेल है और वो इतना बड़ा होता है कि आप हाथ में ले सकते हो, तो वो सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल की अगर आप बात करोगे तो 7 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है डायामीटर में, और ये बाय कनकेव डिस्क शेप होते हैं। इस तरीके का अगर आपका आरबीसी है तो ये वाला जो रीजन है भैया डायामीटर, ये आपका क्या हो जाएगा? 7 माइक्रोन हो जाएगा। नर्व सेल जो है, न्यूरॉन, लंबे लंबे तार जो हमारी बॉडी में है, लॉन्गेस्ट सेल है। लार्जेस्ट नहीं बोला, लॉन्गेस्ट बोला है, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई बहुत कम है, क्योंकि तार जैसे पतले पतले होते हैं ना, ऐसे ही तो ब्रांच हो सकते हैं और लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें काफी जगह सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कुछ और साइजेस है, जैसे आपका वायरस का साइजेस है ना, 0.02 टू 0.2 माइक्रोन के आसपास, वो और छोटा होता है, बट इट इज नॉट लिविंग, तो इसलिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल किसे बोला जाता है? आपका माइकोप्लाज्मा को ही बोला जाता है। ये बात भी हमें देखनी है। अब आप देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसमें सेल एनवेलप होगा सबसे बाहर की साइड। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं बोल रहे, सेल एनवेलप, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स होती हैं और वो तीनों लेयर्स मिलकर के सेल एनवेलप कहलाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होंगी? यहाँ पर 3 लेयर्स होंगी जो टाइटली बाइंड करेंगी और आपका सेल एनवेलप बनाएंगी। सबसे पहली जो लेयर है आउटर मोस्ट, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। नाम में घुसो, ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब क्या हुआ? ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, एंड कैलिक्स का मतलब क्या हो गया? कैलिक्स मतलब हो गया आउटर कोट। तो सबसे बाहर की साइड है तो कैलिक्स तो हुई, एंड किस चीज की कैलिक्स है? ये कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई कैलिक्स है, यानी आपका ये जो लेयर है ये आपकी स्पेशल शुगर्स से मिलकर बनी है। ये क्या करती है? यूजुअली आपको यानी बैक्टीरिया को डिफेंस प्रोवाइड करती है। समझ लीजिए बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ गया तो डिफरेंट शुगर देखकर वो जो है उस पर अटैक करने की स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अचानक से अटैक नहीं कर पाता इफ इट इज अ न्यू शुगर, क्योंकि दुश्मन की स्ट्रेटजी समझने में भी तो वक्त चाहिए भाई। तो ये क्या करता है? एक आउटर कवर बनाता है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर की साइड। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये आपकी लूज पाई जा सकती है, जैसे ये अगर आपका बैक्टीरिया है, इसकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है, तो इसके ऊपर ऐसी ढीली ढीली सी आपकी स्लाइमी गिलगिली सी चिपचिपी सी लेयर पाई जा सकती है, जिसे कहा जाता है स्लाइम लेयर, नाम ही है स्लाइमी। और ये अगर आपका बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल है, इसके ऊपर एकदम टफ आपका कैप्सूल बना हुआ है, तो इसे आप क्या बोलोगे? कैप्सूल ही बोल दोगे। तो अलग अलग प्रकार के आपके ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो पाई जाती है। अगर लूज लूज है तो स्लाइम लेयर, अगर टफ है कैप्सूल जैसी तो आपका कैप्सूल इसे बोला जाएगा। बीच की जो लेयर है इसे कहेंगे सेल वॉल, जो कि आपका सेल की शेप डिटरमाइन करती है।
क्योंकि इट इज वेरी रिजिड इन नेचर, अंबुजा सीमेंट की बनी हुई है मैच्योरिटी के ऊपर, तो ये आपका सेल की शेप को चेंज नहीं होने देती। अगर अर्ली सेल वॉल है, नई नई बनी है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ग्रोथ करने देती है सेल को, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी इट इज वेरी रिजिड। देन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं ना, प्लाज्मोलेमा बीसी का नाम है, कुछ भी लिखा जाए एक ही बात है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी ये कुछ चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने देती है, ठीक है, यानी कुछ चीजों के लिए ही परमिएबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइनोबैक्टीरिया में ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये दो प्रकार से इनफोल्ड हो जाती है, यानी ये अगर आपकी सेल वॉल है, इसके अंदर की सेल मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्ड हो जाती है, और क्या बनाती है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाती है। अगर ये जो इनफोल्डिंग है, ये जो मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, अगर इसके ऊपर आपके पिगमेंट लगे हुए हैं, यानी कलर से रिलेटेड ये काम कर रही है, पिगमेंट लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेटोफोर, ठीक है, यानी ये फोटोसिंथेसिस में काम करती है बैक्टीरिया के, क्योंकि यहाँ पर पिगमेंट अगर बाइंड है तो क्रोमा मतलब कलर, और कलर कौन प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर सेल को पिगमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये पिगमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर तो क्रोमेटोफोर बना लेगी इनफोल्डिंग, और अगर मीजोसोम बनाना चाहती है तो आपके अलग अलग शेप के मीजोसोम यहाँ पर बन सकते हैं। कैसे कैसे मीजोसोम यहाँ पर बन सकते हैं, वसाइकल लाइक यानी गोल गोल, ये वाले वसाइकल, ट्यूब्यूल यानी आपके ट्यूबुलर ट्यूब जैसे, और आपके लेमेली यानी आपके इस हिसाब के। ऐसी इनफोल्डिंग अगर आपकी पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं आप लोग, मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। ये जो मीजोसोम होता है ये क्या करता है, आपका सरफेस एरिया बढ़ाता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का, जिससे क्या होता है, आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में हेल्प मिलती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है नीचे, सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करती है, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है यानी डीएनए की कॉपीज बन चुकी हैं, तो उसे डॉटर सेल्स में भेजने में भी यानी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है, सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करती है, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो फ्लेक्सिबल है, तो चीजें बाहर अंदर करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा, ऑलराइट। एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, यानी एम फॉर मीजोसोम, ये जो है मेरे भाई एम फॉर मीजोसोम, ये एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती है इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है बैक्टीरिया में, लेकिन मीजोसोम किसका काम करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या क्या हुए देखिए, जो मैं आपको बता चुका हूं वही सारे फंक्शन है। आपका सेल मेम्ब्रेन है, फटाफट सेल वॉल पास पास बनाने में हेल्प करेगी, ये बात हो चुकी थी। सेल डिवीजन में हेल्प करेगी, यानी आपका डीएनए रेप्लिकेट कर रही है पहले तो, और उसके बाद इसे डॉटर सेल्स में बांट रही है। रेस्पिरेशन, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ चुका है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, और सिक्रीशन में हेल्प करेगी, यानी चीजों के आदान प्रदान में हेल्प करेगी। ये आपका मीजोसोम का काम है। अगर आप देखें कि बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है, यानी उसके अंदर क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला पाया जाएगा, और अगर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो उसके अंदर फ्लैजेला नहीं भी पाया जाएगा। फ्लैजेला के आपके तीन पार्ट है, फिलामेंट जो आपको ऊपर दिखता है चोटी जैसा, दैट इज फिलामेंट। अगर हम यहाँ पर बना लें तो ये आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आपकी क्या करेगी, इलोंगेट होगी, क्योंकि सेल वॉल तो आपकी रिजिड होती है, तो सेल वॉल आपकी बाहर की साइड पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन आपकी इलोंगेट होगी। तो यहाँ पे फ्यूल बी मेकिंग थ्री डिफरेंट पार्ट्स। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज फिलामेंट, ये आपका लंबा है चोटी जैसा। देन आपका यहाँ पर है हुक, जो कि जोड़ेगा आपके फिलामेंट को नीचे वाले अटैचमेंट से, और ये जो नीचे वाला अटैचमेंट है बेस के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं प्यार से, इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, इसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर आपकी बेसल बॉडी है, जैसे आपके बाल है ना, एड में आपके बाल दिखाए जाते हैं कि आपका बाल ऊपर से तो पतला है, नीचे उसकी रूट जो है ना वो गोल मटोल होती है, अदरवाइज सिर से सीधे बाल निकल जाएंगे ना, नीचे कुछ तो चाहिए अटैचमेंट के लिए, उसे अटकाने के लिए। तो ऐसे ही फ्लैजेला को नीचे अटकाने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर बेसल बॉडी चाहिए। तो बेसल बॉडी है, ऊपर आपका क्या है, फिलामेंट है, और बीच में ये जो फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच करने वाला इलाका है, इसे हम क्या कहते हैं, हुक बोलते हैं, ठीक है, हुक बोलते हैं। ये जो बेसल बॉडी है कौन बनाते हैं, यूजुअली हम जो बात कर रहे थे, अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स आपके बेसल बॉडी बनाते हैं, सेंट्रियोल जो एनिमल सेल्स में पाए जा रहे थे, राइट। एंड ये जो आपका फिलामेंट है, ये जो फ्लैजेला है, सिलिया और फ्लैजेला, इसका आप स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे आगे इन कमिंग स्लाइड्स, राइट। सो दिस इज मोर और लेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। कुछ और चीजें बचती हैं, जैसे आपका फ्लैजेला जो है ये तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, यानी मूवमेंट में हेल्प करेगा, एक बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। लेकिन बैक्टीरिया के सरफेस पर कुछ और चीजें भी पाई जाती हैं, जैसे कि आपका पिलाए। पिलाए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि पिलिन नाम के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो दो बैक्टीरियाज को साथ में कनेक्ट करता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, जो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते, उनके अंदर ये पाया जाता है। जस्ट फॉर रेफरेंस, लेट्स से ए के बैक्टीरिया है और ए के बैक्टीरिया है, इन दोनों के बीच में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलाए, और इसे जो है सेक्स पाइलस भी कहते हैं। एक बार बैक्टीरिया ने अपने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी मम्मी क्या मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, पापा पापा क्या मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो मम्मी पापा आप सोचे यार, इसके पास तो कोई गैमीट बनाने की क्षमता है नहीं, है ना, इसके पास तो कोई फर्टिलाइजेशन की पावर है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरियम्स होते हैं जिनमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो कि आपका मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्रेजेंट होता है, तो ये मेन जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड, इसके अलावा यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड पाया जा रहा है, तो इसे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल दिया। और फर्टिलिटी प्लाज्मिड अगर नहीं है तो इसे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दिया। अब क्या होगा दोस्त, अब ये जो आपका एक स्ट्रैंड है इस फर्टिलिटी प्लाज्मिड का यहाँ पर चला जाएगा। अगर आप देखोगे एक स्ट्रैंड यहाँ पर पहुंच गया तो एक स्ट्रैंड यहाँ बचा, एक स्ट्रैंड अपने आप को रेप्लिकेट करके दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर सकता है, तो यहाँ भी दो स्ट्रैंड हो गए, और एक स्ट्रैंड अपने आप को रेप्लिकेट करके दूसरा स्ट्रैंड तैयार कर सकता है, ये भी आपके दो स्ट्रैंड हो गए, ये भी एफ पॉजिटिव बन गया। तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू सेक्स पाइलस। इसे बैक्टीरिया के मम्मी पापा ने क्या बोल दिया, अरे बेटा ये जो आप अभी जो कर रहे हो ना डीएनए ट्रांसफर, यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो बोलता है अच्छा अच्छा वेरी गुड, हमें भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है इसका मतलब, तो इसको बेवकूफ बनाया गया भाई, है ना। इट इज नॉट अ रियल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज यू बेसिकली नो दैट देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, देयर इज नो गैमेट फ्यूजन, देयर इज नो एम्ब्रियोजेनेसिस, सो अल्टीमेटली दिस इज नॉट रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट बैक्टीरिया का मन बहलाने के लिए बोल दिया भाई आप में प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना।
मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, तो बेइज्जती होने लगती है उसकी, जब कि अरे तो पढ़ नहीं रहा, इसके नंबर नहीं आ रहे, तो मम्मी पापा कई बार ना उसको बेचारे को कंसोल करने के लिए ये बोलते हैं कि ये तो बुद्धिमान है, बस ये पढ़ता नहीं है ना, यानी बेइज्जती नहीं कर रहे, पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक ऐसी बात बोलकर जो शायद सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिमिलरली यहाँ पर भी बैक्टीरिया को बचाया जा रहा है कि हाँ भाई ये जो आप कर रहे हो ना, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे इसका मन खुश हो जाए, हाँ भाई चलो ठीक है भाई, दुनियादारी इतनी खराब है नहीं, ठीक है। तो पिलाई नाम के स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में, खासकर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। एंड फिम्ब्रे नाम के स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रे नाम के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अटैच करते हैं बैक्टीरिया को टू अ सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो ब्रिजल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके अटैच करते हैं, एनकरेज करते हैं एक बैक्टीरिया को टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। अगर कोई हमारे अंदर बीमारी फैला रहा है तो हमारे टिश्यूज पे चिपकने में हेल्प करेंगे, अगर कोई आपका समुद्र के किनारे बैठा है तो उसे पत्थर पे चिपकने में हेल्प करेंगे, एंड सो ऑन। तो फिम्ब्रे और पिलाई इन दोनों का लोकोमोशन में कोई रोल नहीं है, मूवमेंट में कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोल है अपने अपने कामों में, इसका बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम में चिपकाने में, उसका बैक्टीरिया को आपका क्या करने में, पिलाई का सेक्सुअल कंजुगेशन कराने में, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम्स जो है ना, पहले राइबोसोम का बेसिक जान लेते हैं। राइबोसोम जो है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका एक वर्ड आया राइबो एंड सोम, ठीक है। सोम का मतलब क्या होता है, या सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। एंड राइबो जो है ये आपका कहाँ से वर्ड आया हुआ है, आरएनए से, यानी राइबोसोमल आरएनए से, यानी ऐसा आरएनए जो कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, वो आरएनए प्रोटीन के साथ मिल जाएगा और क्या बना लेगा, राइबोसोम बना लेगा। यानी राइबोसोम क्या है, नाम ही राइबोसोम है, तो राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए प्लस डिफरेंट प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज राइबोसोम। स्ट्रक्चर इसका 15 से 20 नैनोमीटर है, जो बहुत कम है, क्योंकि हम माइक्रोमीटर में बात कर रहे थे अभी। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के बाद इसको देखा जा सका, ठीक है। और फंक्शन अगर आप बात करें तो आपके ये जो राइबोसोम्स है क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, वो आपका इस राइबोसोम के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रोकैरियोट की अगर आप बात करें तो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। याद करने की एक ट्रिक है, 7 जो है वो ऑड नंबर है, तो ये किन यूनिट से मिलकर बना रहेगा, 50s 5 ऑड नंबर प्लस 30s 3 ऑड नंबर। और यूकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में, वो आपका क्या है, 80s 8 इज एन इवन नंबर, तो ये किससे मिलकर बना होगा, 60s 6 इज एन इवन नंबर एंड 40s 4 इज एन इवन नंबर। इनको नॉर्मली प्लस नहीं करना होता, आपको ऐसा नहीं बोलना है सर 50 प्लस 30 तो 80 हो गया, 60 प्लस 40 तो 100 हो गया। दिस इज नॉट एवरेज सम, दिस इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एक यूनिट है जिसका नाम है स्वेदबर्ग यूनिट, जो कि आपको बताती है कि एक पर्टिकुलर चीज कितनी सेडिमेंट होगी, राइट। जैसे कि समझ लो एक दोस्त है, वो डूब रहा है ना, तो उसको तैरना नहीं आता, तो डूबने में कितनी मिनट लगा रहा है, 2 मिनट, है ना। और दूसरा दोस्त है वो भी डूब रहा है, वो डूबने में कितनी मिनट लगा रहा है, आपकी 2 मिनट। लेकिन अब अगर दोनों साथ डूब रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा कुछ कोशिश करेंगे ना, तो वो थोड़ा हो सकता है लंबा टाइम काटते हैं। वो अगर दोनों मिल जाए तो हो सकता है 2.5 मिनट तक सर्वाइव करते। दोनों का अगर साथ डुबाओगे तो 2-2 मिनट में डूब रहे थे, है ना। लेकिन दोनों का साथ जा रहे तो हो सकता है 2.5-3 मिनट तक वो कोशिश करे, तो एवरेज हम 4 मिनट तो नहीं आएगा ना बैठ के, या भाई 2 मिनट तुम्हारे 2 मिनट मेरे, चलो 4 मिनट में डूबेंगे भाई, 4 मिनट काटने हैं, थ्रेशोल्ड मिला हमें, नहीं भाई, जितनी कोशिश करेंगे उसमें एक कोऑपरेटिव इफेक्ट आएगा ना दोनों का। तो सिमिलरली यहाँ पर 50 जो है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, लेट्स से अगर यहाँ पर हम एक टेस्ट ट्यूब बनाते हैं तो 50 जो है उसका सेडिमेंटेशन कहीं यहाँ पे आता है, थोड़ा भारी है क्योंकि 50, 30 का कहीं यहीं पे आता है, तो 50 प्लस 30 कितना होना चाहिए था, 80। बट जब ये साथ में आए ना तो इनका 80 लेवल तक तो नहीं गया, बट 70 लेवल तक चला गया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोऑपरेटिव इफेक्ट आ गया ना, राइट। तो दैट इज 70, सम नहीं करना है, प्लस नहीं करने बैठ जाना, ठीक है, दैट इज द थिंग। इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट के अंदर, अब ऑर्गेनेल्स तो होती नहीं है बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड, तो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, यानी मिलती जुलती चीजें आसपास आ जाती है और मिल करके एक गोला बना लेती हैं। जैसे ग्रेन्यूल्स आ गए, सारे के सारे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एक साथ आ गए, अरे ग्लाइकोजन भैया इधर आ जाओ, मिलके एक क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, सारा ग्लाइकोजन एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसे हम बोल देंगे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है, उसे हम बोल देंगे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक साथ आ जाओ, बोल देंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सारे पिगमेंट एक साथ आ जाओ, बोल देंगे साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। और क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है इंक्लूजन बॉडी, तो आपका मेम्ब्रेन होने का तो चांस ही नहीं है, तो दे आर नॉट बाउंड बाय एनी काइंड ऑफ मेम्ब्रेन। अब ये जो राइबोसोम जो हमने देखे थे, ये आपके आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये जो आपका बेसिक एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर क्या करेंगे, राइबोसोम बाइंड कर लेंगे। 2 यूनिट होती है राइबोसोम की, जैसे अगर 70s है तो 50s और 30s, तो आपकी बड़ी वाली 50s, छोटी वाली 30s। ये आपके मल्टीपल राइबोसोम जब एमआरएनए से बाइंड कर गए, जैसे एक धागे पर मल्टीपल मोती बाइंड करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम। मल्टीपल राइबोसोम हो गए ना, इसे हम पॉलीसोम भी कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपका कन्वर्ट करता है आपके आरएनए को किस चीज के अंदर, प्रोटीन के अंदर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, इंक्लूजन बॉडी के बाद यहीं से क्वेश्चन आता है। गैस वैक्यूल जो है ये आपके ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, और नाम ही है गैस वैक्यूल। तो गैस जो है बायोन्सी प्रोवाइड करेगी और चीजों को तैरने में मदद करेगी, एज वेल एज यूवी लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है वो इन बैक्टीरियाज को, ठीक है। मेन पॉइंट आपका ये है कि पर्पल और आपका ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया यूकैरियोटिक सेल की। यू का मतलब है ट्रू यानी असली, कैरियन मतलब न्यूक्लियस यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप यहां पर देखने को मिलेगी। तो यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें सारे के सारे किंगडम के मेंबर्स आते हैं एक्सेप्ट मोनेरा, यानी चाहे प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सारे के सारे यहां पर देखने को मिलते हैं। एंड यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, तो काफी कंपार्टमेंटलाइजेशन है। बैक्टीरिया के अंदर क्या था, एक बड़ी मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सारा सामान खुला पड़ा हुआ है। अब क्या है, बड़ी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में छोटी मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में छोटी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में छोटी मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम में छोटी मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन। देयर आर डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो सबके अपने अपने चैम्बर बने हुए हैं। समझ लो कि एक ऑफिस है,
है ना, एक छोटा सा स्टार्टअप है जिसने अभी जस्ट काम स्टार्ट किया है, तो शेयरिंग स्पेस में बैठे हुए थे, सब खुले बैठे हुए थे, फाउंडर भी वहीं बैठे हैं, को फाउंडर भी वहीं बैठे हैं, आपके सीएक्सओस भी वहीं बैठे हैं, आपके एम्प्लॉइज भी वहीं बैठे हैं, सब एक जगह बैठे हैं। बट कंपनी बड़ी हो गई, एक फंड क्रैक हुआ या फिर बहुत अच्छा रेवेन्यू कर दिया, अब सीईओ का अलग कमरा है, आपका कैबिन है, आपके सीएफओ का अलग कमरा है, सीईओ का अलग कमरा है एंड सो ऑन, एंड कुछ लोग आपके ओपन स्पेस में बैठे हुए हैं, जैसे राइबोसोम वगैरह है तो वो खुले ही पड़े रहते हैं, राइट। और कोई मीटिंग है तो किसी और के अंदर जा सकते हैं, जैसे राइबोसोम कई बार आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, तो वहां भी जा सकता है मीटिंग के लिए। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक एक ऑर्गेनेल को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेन जो है ये आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अभी हमने देखा था बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन लगभग आपकी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम तरीके की ही पाई जाएगी। इसमें आपके लिपिड होंगे, इसमें आपके प्रोटीन होंगे, इसमें आपके थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट होंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो फंक्शन क्या है इसका भैया, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराना पड़ेगा। यानी ये अगर आपकी मेम्ब्रेन है और कोई मॉलिक्यूल यहां से पास नहीं हो सकता है ना, डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्रोटीन टनल के थ्रू पास करा देंगे। दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, टनल प्रोवाइड कर दिया है। जो आपका वाटर है ये नॉर्मली अगर आपका पास हो सकता है तो वाटर की डिफ्यूजन को आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ये बात सबको पता है। न्यूट्रल जो सॉल्यूट है, अब न्यूट्रल चीज तो डायरेक्टली पास हो जाएगी मेम्ब्रेन से, डायरेक्टली डिफ्यूजन से क्या हो सकती है, न्यूट्रल सॉल्यूट आपके पास कर सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, तो इनको फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। एक्टिव मतलब यहाँ पर एटीपी लगेगी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप जहां पर वर्ड आ जाए समझ लेना आप एनर्जी लगा रहे हो जेब से। लेट्स से दिस इज अ मेम्ब्रेन, यहाँ पर आपके 4 मॉलिक्यूल्स हैं किसी चीज के, एंड यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है। नेचर क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है कि थिंग्स शुड मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट हमारे यहाँ पे क्या करना है, हमें इस एक मॉलिक्यूल को भी यहाँ भेजना है। अगर यहाँ से यहाँ चीजें जाएंगी तो नेचर के रूल के साथ साथ चीजें चल रही हैं तो फ्री में जाएंगी। एक मॉलिक्यूल को अगर यहाँ भेजना है तो जोर लगाना पड़ेगा, अरे भाई तू भी भाग वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगी, आपकी एटीपी लगेगी, यानी एक्टिव प्रोसेस आपका हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस को हम एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं और पंप शब्द का इस्तेमाल वहां पर हम लोग करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है, बनेगा कैसे आपका सेल मेम्ब्रेन, आपका लिपिड बाइलेयर से बनेगा, ठीक है। और मेन जो लिपिड रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, यू नो, आपका फॉस्फोग्लिसराइड रहेगा, यानी फॉस्फेट कंटेन करेगा। एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल सकता है, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी जस्ट, है ना। तो लिपिड के आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका हेड और एक आपका टेल। तो हेड जो है ये फॉस्फेट कंटेन करता है, तो इसे पोलर हेड बोला क्योंकि चार्ज है, और यहाँ हाइड्रोकार्बन की टेल बनती है तो ये नॉन पोलर होती है। तो आपको पता है सेल के बाहर पानी है, तो पानी से इंटरेक्ट करने के लिए पोलर पार्ट आपको चाहिए, तो हेड बाहर की साइड रहेगा और नॉन पोलर जो पार्ट है वो अंदर की साइड रहेगा, ठीक है। लिपिड के अलावा क्या पाया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोटीन पाया जाता है ना, और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो प्रोटीन जो है 2 प्रकार के हैं, एक तो इंटीग्रल एकदम अटैच है लिपिड के अंदर फंसे हुए हैं, एक पेरिफेरल जो सरफेस के ऊपर है, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब एक बार थोड़ा इसको समझ लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। अब देखिए मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी है, लिपिड की 2 लेयर्स है, बाइलेयर, है ना। तो यहाँ पर आपका पोलर हेड एंड यहाँ पर टेल्स, पोलर हेड टेल्स, पोलर हेड टेल्स, पोलर हेड हाइड्रोकार्बन टेल्स, पोलर हेड हाइड्रोकार्बन टेल्स। बीच में क्या डाल देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन डाल देते हैं बड़ा सा। ये कैसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के बीच में फंसा हुआ है, तो ये आसानी से निकलेगा नहीं, ठीक है। पोलर हेड हाइड्रोकार्बन टेल, पोलर हेड हाइड्रोकार्बन टेल, बीच में एक और आपका प्रोटीन बना देते हैं जो कि आपका इंटीग्रल है, फंसा हुआ है, ठीक है। पोलर हेड हाइड्रोकार्बन टेल, यहाँ पर टेल बना दी। अब पोलर हेड जो था ये बाहर की साइड क्यों है, अंदर की साइड क्यों नहीं है, क्योंकि आपका सेल जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके बाहर क्या पाया जा रहा है, पानी पाया जा रहा है। सिमिलरली ये जो सेल है इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। तो अंदर की साइड भी क्या है आपका, ये वाला जो हेड है या पानी की तरफ बना रहे हो, है ना, अंदर भी पानी पाया जा रहा है। और ये टेल जो है पानी से डरती है बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की बनी हुई है, दे आर हाइड्रोकार्बन टेल्स। और हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो एकदम ही नॉन पोलर होते हैं, इनमें चार्ज का फर्क नहीं होता। ये जो आपका प्रोटीन है इसे टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि आपका एकदम गड़ा हुआ है और ये किसी भी मैटर को एक दिशा से दूसरी दिशा में, यानी मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड में फेंक सकता है, पूरा पूरा इसके पास कंट्रोल होता है। ये जो प्रोटीन है ये भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, क्योंकि ये भी आपका फंसा हुआ है मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो बाहर की साइड पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। ये आपका पेरीफेरी पे देखने को मिलेंगे, ये क्या कहा जाता है, इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो लिपिड है ये हो गया लिपिड की एक लेयर, लिपिड की 2 लेयर, इसे कहते हैं हम लोग बाइलेयर, जो कि फ्लेक्सिबल रहती है। एंड प्रोटीन आपका यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि छिड़का हुआ है एक तरीके से, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड आपकी फ्लूइड है जो सेल को बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प कर सकती है, किसी चीज को अंदर ला सकती है यानी एंडोसाइटोसिस कर सकती है, किसी चीज को बाहर भेज सकती है यानी एक्सोसाइटोसिस कर सकती है, सेल की ग्रोथ में हेल्प कर सकती है क्योंकि फ्लेक्सिबल है। और प्रोटीन छिड़के हुए हैं यानी मोज़ेक है, जैसे आप हलवा बनाते हो किशमिश छिड़क दी, तो ऐसा थोड़ी कि किशमिश यहाँ लगाएंगे वहाँ लगाएंगे यहाँ लगाएंगे, मास्टर शेफ थोड़ी चल रहा है भाई कि डिजाइन भी बनाना है, हम लोग तो छिड़क देते हैं नॉर्मली, ऐसे प्रोटीन छिड़के हुए होते हैं। अब लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपके यहाँ पर लगे रहते हैं लिपिड के साथ, तो क्या बना देते हैं, ग्लाइको, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ग्लाइकोलिपिड, एंड प्रोटीन के साथ भी लगे रह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बना देंगे आपके ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, है ना। ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, इनकी खास बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर पे ही पाए जाएंगे और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आउटर साइड पे, इनर साइड पे नहीं। दिस मेक्स द मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ बाहर की साइड पाई जा रही हैं, नॉट ऑन इनसाइड, तो एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। अब कोई चीज है जो नॉर्मली ट्रांसफर कर सकती है, जैसे हमने बताया था कि आपका वाटर मॉलिक्यूल है कोई, है ना, समझ लो भाई पास करना चाहता है कर जाएगा, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, और अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसको तकलीफ हो रही है पास होने में, वो यहाँ से हो जाएगा। इसको हेल्प करने के लिए हमारे पास प्रोटीन है, ये इसको ट्रांसफर करने में हेल्प कर देगा। अब देखो भैया मेम्ब्रेन काम किसके साथ ही है ना,
तो 1972 में एक मॉडल दिया गया बाय सिंगर एंड निकोलसन, जिसको बोले हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मतलब लिपिड, मोज़ेक मतलब आपके प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, है ना, जो लिटरल मूवमेंट करा सकता है प्रोटीन का इन द ओवरऑल बायलेयर, इसे फ्लूइडिटी कहते हैं। यानी दो प्रकार की मूवमेंट हो सकती है आपकी यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के अंदर। पहली जो है इसे हम कहते हैं लिटरल मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट जो है इसे हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लिटरल मूवमेंट का क्या मतलब है, क्या लिपिड यहाँ से यहाँ जा सकता है, जा सकता है, फ्लेक्सिबल है ना, क्या लिपिड यहाँ से यहाँ जा सकता है, जा सकता है, दैट इज लिटरल मूवमेंट। क्या ये लिपिड अगर हिलेगा तो ये प्रोटीन थोड़ा सा इस साइड खिसक सकता है, बिल्कुल खिसक सकता है। तो लिटरल मूवमेंट जो है कौन दिखा सकते हैं, आपके लिपिड भी दिखा सकते हैं एंड लिपिड के साथ साथ आपके प्रोटीन भी दिखा सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप मतलब इस लीफलेट से इस लीफलेट में क्या लिपिड जा सकता है, एकदम ओकेजनली जा सकता है भाई, कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, एकदम ओकेजनली, शादी ब्याह बर्थडे पार्टी के दिनों में, नॉर्मली नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप बोलोगे कि क्या प्रोटीन इस जगह से इस जगह जा सकता है, कभी भी नहीं। तो ये आपका सिर्फ लिपिड में हो सकता है, फ्लिप फ्लॉप प्रोटीन के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि लिपिड आपका हेल्प करता है चीजों को फ्लो करने में, इसे हम फ्लूइडिटी की पावर कहते हैं, ठीक है। अब फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का किस किस चीज में हेल्प करेगा, फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है तो सेल ग्रो करेगा, सिक्रीट करेगा, चीजों को बाहर भेज पाएगा वेसाइकल बना करके, एंडोसाइटोसिस चीजों को अंदर ले पाएगा, सेल डिवीजन अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो सेल क्वेंच होकर के दो टुकड़ों में टूटेगा, इंटरसेलुलर जंक्शन, एक सेल है नॉर्मल प्रेजेंट है, दूसरा सेल नॉर्मल प्रेजेंट है, आसपास आकर के एक दूसरे से गुथ जाएंगे, वो जंक्शंस भी जो बनेंगे वो आपके ग्रोथ की वजह से ही बनेंगे, ठीक है। चलो, तो आई गेस दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं आई गेस अब सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल किस किस चीज की बनी होती है, अगर आप देखोगे सेल वॉल जो है एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और रिजिड स्ट्रक्चर है, अंबुजा सीमेंट का स्ट्रक्चर है। जब ये नई नई बनती है, यानी प्राइमरी सेल वॉल है तो इसमें ग्रोथ हो सकती है, यानी प्राइमरी सेल वॉल है अगर तो इसमें ग्रोथ हो सकती है ना, ये यंग सेल्स में पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये आपकी डैमेज हो जाएगी, यानी ये क्या करेगी, सेकेंडरी सेल वॉल को जन्म दे देगी, और सेकेंडरी वॉल जो है अंदर की साइड बनेगी एंड ये आपकी डू नॉट ग्रो, इट डू नॉट ग्रो, ये आपकी क्या रहेगी, मैच्योर हो जाएगी। जैसे ये एक सेल था जिसके ऊपर आपकी सेल मेम्ब्रेन एंड ये प्राइमरी सेल वॉल, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल जो कटने लग पड़ी है, डैमेज होने लग पड़ी है, एंड इसके साथ आपकी अंदर की साइड आ जाएगी क्या, आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, अंदर की साइड आ जाएगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। ये आपका सीन है। अगर आप देखेंगे सेल वॉल अलग अलग प्लांट्स में किस चीज की बनी हुई है, अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, फंगस की बात करते हो काइटिन की बनी हुई है, अगर आप एल्गी की बात करते हो तो आपका सेल्यूलोज की तो है ही हर प्लांट में, इसके साथ गैलेक्टन्स यानी गैलेक्टोज, मेनन्स यानी मेनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और अगर आप प्लांट की बात करते हो तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टोज पाए जाते हैं विद सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स समटाइम्स। मेन जो है आपका सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टोज ही है। एंड इन केस ऑफ एल्गी इट इज सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट कई बार ऐड किया जा सकता है। ये सवाल आपका पीवाईक्यू में पूछा जाता है, इसलिए एक बार स्टार लगा दिया, दूसरी बार भी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ सेल वॉल क्या है, सेल को शेप देता है, क्योंकि रिजिड है तो सेल को शेप प्रोवाइड करेगा। आउटर लेयर है, यहां पर तो ग्लाइकोकैलिक्स है नहीं यूकैरियोट के अंदर, सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल वॉल है तो आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेल टू सेल इंटरेक्शन, दो सेल है तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर से ही तो जुड़ेंगे ना एक दूसरे से। भाई अगर मेरा कोई पुराना दोस्त मुझे मिला है तो हम गले लगाएंगे ना, तो भाई सीने से सीना टकराएगा ना भाई, जॉन सीना तभी तो बनेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भाई एकदम सीना फाड़ के एकदम फेफड़ा टकरा देंगे दोनों एक साथ, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बाहर की जो लेयर है वही तो टकराएगी ना मेरे भाई। तो आउटर मोस्ट जो लेयर है दिस इज सेल वॉल, तो अल्टीमेटली सेल टू सेल इंटरेक्शन में सेल वॉल पहले गले मिलेंगे ना, और एक आपका क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा। दे प्रोवाइड अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल। आउटर लेयर है तो अगर कोई चीज हमें नहीं चाहिए तो वो अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी यही उठाता है। मिडल लैमेला क्या है, ये आपका कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ग्रीन से मार्क किया हुआ है। ये नेबरिंग सेल्स को पास पास लेकर के आता है, यानी लेट्स से इफ दिस इज अ सेल, तो ये क्या है आपकी अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन, बाहर की साइड सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल, अंदर की साइड सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो जंक्शन बनेगा, इनके बीच में जो जंक्शन बनेगा ना, ये भैया है हमारा कैल्शियम पैक्टेट का मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है आपका सेल वॉल, ये क्या है आपका मिडल लैमेला जो कि दो सेल्स को कनेक्ट करता है साथ में, ठीक है। अब देखो भैया सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो है ये आपका साइटोप्लाज्म में अलग अलग कंपार्टमेंट के फॉर्म में पाई जाती है। अब या तो काफी सेल ऑर्गेनेल में एक सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, जैसे लाइसोसोम है सिंगल मेम्ब्रेन है, माइक्रोबॉडी है ना, जैसे कि आपका पेरोक्सिसोम हो गया माइक्रोबॉडी में एग्जांपल, है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब में क्या हुआ एक एक मेम्ब्रेन है। कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसी दो ऑर्गेनेल है, राइबोसोम जो कि आपका प्रोकैरियोट में भी पाई जा रही थी एंड यूकैरियोटिक सेल में भी पाई जा रही है क्योंकि एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, एंड सेंट्रियोल जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ कहां पाई जा रही है, एनिमल सेल में पाई जा रही है, प्लांट में भी नहीं है, ये फंगस में भी नहीं है, सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे तो आउटर और इनर एनवेलप है, माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर इनर मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड यानी आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आउटर इनर दो लेयर आपको देखने को मिल रही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर आप बात करें मेरे दोस्त, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये आपका क्या रहेगा, ये आपका एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स है जो मिलजुल कर काम करती है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, तो इसमें चार ऑर्गेनेल्स रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस के सबसे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली आपके, एक आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ क्यों दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ क्यों दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है जो राइबोसोम है क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो आरईआर का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, और एसईआर का काम क्या है, एस फॉर स्टेरॉइड, और स्टेरॉइड क्या है, एक टाइप ऑफ लिपिड है, तो स्टेरॉइड और लिपिड बनाने का काम एसईआर का है। यानी सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड बनेंगे, फिर वो चले जाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, चीजों को पैक करना, प्लस जी फॉर गोल्जी एंड जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, यानी इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाएंगे, टैग हो जाएंगे,
भाई मैंने किताब लिखी, अभी जैसे मैंने एनसीईआरटी पंच लिखी है, तो मैंने किताब लिखी, वो समझ लो है प्रोटीन। अब मैं उसे कहाँ भेजूंगा? वेयर हाउस में भेजूंगा, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो किताब पैक होगी, लेकिन क्या पैक होने से धर्म हो गया भाई? अगर तुमने ऑर्डर करी है वो किताब, तुम्हारे घर भी तो पहुंचनी चाहिए। तो आपने जो एड्रेस दिया है मुझे, उसको मैं टैग भी तो लगाऊंगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट मैंने क्या बना रखे हैं? टैग बना रखे हैं कि अगर मैंने 6 कार्बोहाइड्रेट की ये यूनिट लगा दी और ऐसे ऐसे सीक्वेंस में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ये सेल वॉल बनाने के लिए डिवोट हो जाएगा प्रोटीन। अगर मैंने 3 कार्बोहाइड्रेट का एक पर्टिकुलर सेट तैयार किया है, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा प्रोटीन। इसकी जरूरत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। अगर मैंने 7 कार्बोहाइड्रेट का एक पर्टिकुलर टैग बना रखा है, तो ये न्यूक्लियस में चला जाएगा वापस प्रोटीन। अगर मैंने 16 कार्बोहाइड्रेट का एक टैग बना रखा है, तो इसे गोल्जी में ही रखना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने 27 कार्बोहाइड्रेट का एक टैग बना रखा है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा। ऐसे करके क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का टैग लगता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर शुगर लग जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के ऊपर शुगर लग जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोसाइलेशन कहां होती है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। जी फॉर गोल्जी, जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, याद रखना। फिर लाइसोसोम में चीजें चली जाती हैं। जो काम की चीज है वो तो यूटिलाइज हो जाएंगी, जो काम की चीज नहीं है लाइसोसोम क्या करता है? उन्हें तोड़ देता है। लाइसोसोम एक खतरनाक ऑर्गेनेल है जिसको सुसाइडल बॉडी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये प्रोटीन को तोड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है, लिपिड को तोड़ सकता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ सकता है। इसके पास सब है। कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए इसके पास अमाइलेज है, प्रोटीन तोड़ने के लिए इसके पास प्रोटीएज है, देन आपका लिपिड तोड़ने के लिए इसके पास लाइपेज है, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए न्यूक्लियस है, कुछ भी तोड़ सकता है। एंड देन अगर कोई चीज टूटी फूटी हमें स्टोर रूम में रखनी है, तो हमारा वैक्यूल है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोर रूम कहते हैं। ठीक है, स्टोर रूम आपका यहाँ पर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम यहाँ से रिलेटेड नहीं होते एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से। सिर्फ 4 ऑर्गेनेल आती है यहाँ पर: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, फिर लाइसोसोम, फिर आपका वैक्यूल। ठीक है, तो बाकी सारी चीजों को यहाँ नहीं जोड़ा जाता। सिर्फ ईआर, जीसी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल यही आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाते हैं। अब देखो भैया क्या हुआ एक टिपिकल सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आपका आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने क्या बताया था? इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के सबसे पास पाया जाएगा। जस्ट अगर आप देखें न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सबसे पास क्या है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपकी गोल्जी है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट भी आपके सीक्वेंस में ही है। तो ये क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और उसको सिक्रीट करता है, यानी आगे भेज देता है गोल्जी के पास। ठीक है, एंड दूसरा जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एस फॉर स्मूथ, तो ये आपका क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ लिपिड या सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन कराएगा। यानी आपका न्यूक्लियस के जस्ट पास जो कनेक्टेड है, न्यूक्लियस का जो आउटर एनवेलप है उससे कनेक्टेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां प्रोटीन और लिपिड आपके बन चुके हैं। ठीक है, और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की इनर लेयर और आउटर लेयर के जस्ट कंटिन्यूएशन में ही आपका क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, यानी ल्यूमिनल पार्ट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो पूरी दुनिया ब्रह्मांड का सामान पड़ा हुआ है, उसे पूरे को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट है, एक उसके अंदर का ल्यूमन और एक बाहर का जो भी सेल है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हम लोग बोल देते हैं, यानी पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि उस पर राइबोसोम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एस फॉर स्मूथ, तो ये क्या बनाएगा? स्टेरॉइड हार्मोन बनाएगा, एंड स्टेरॉइड इज अ लिपिड बाय डिफॉल्ट, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आई गेस मिस हो चुका है। तो उसके बाद क्या होगा आपका? देखते हैं आगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। गोल्जी अपरेटस है, यस। तो गोल्जी अपरेटस है, इसका नाम गोल्जी क्यों पड़ा? क्योंकि 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था और बताया कि न्यूक्लियस के पास ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके जस्ट बाद क्या है? आपका गोल्जी। साइज जो है इनका आधे से 1 माइक्रोन के बीच में होता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग करेगा और क्या करेगा? ग्लाइकोसाइलेशन करेगा, यानी लिपिड और प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आए हैं उसके ऊपर टैग लगा देगा। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बन के आते हैं आपके प्रोटीन्स, लेट्स से ये आपका न्यूक्लियस है, इनर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, ये आउटर एनवेलप। आउटर एनवेलप आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना है कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आपके राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ लो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बना? आपके प्रोटीन्स बने। तो ये प्रोटीन कहाँ जाएंगे? आपके गोल्जी पे जाएंगे ना, है ना? आपके गोल्जी पे जाएंगे। तो ये जो सबसे पहला पार्ट है जहाँ पर आकर के ये प्रोटीन जुड़ा, इस पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स या सिस गोल्जी। और फॉर्मिंग फेज, क्योंकि यहाँ पर चीजें फॉर्म होते ही आई है। फिर बीच का जो गोल्जी है इसे हम कहते हैं मीडियन गोल्जी, बीच का गोल्जी। एंड देन एंड में जो गोल्जी है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस गोल्जी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस गोल्जी। तो इसका नाम क्या था? सिस, तो इसका नाम हो गया ट्रांस। इसका नाम है कन्वेक्स, तो दूसरे का नाम हो गया कनकेव। इसका नाम है फॉर्मिंग फेज, जहां चीजें फॉर्म हो रही हैं, तो दूसरे का नाम हो गया मैच्योरिंग फेज, जहां से आपकी मैच्योर होकर के, पैक होकर के, टैग होकर के क्या हो रही है? चीजें निकल रही हैं। तो गोल्जी के आपके 2 पार्ट हैं, सिस और ट्रांस। इनके बीच में मीडियन गोल्जी भी आपका हो सकता है। तो यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले आपका आर में चीजें बनी, प्रोटीन बना, सिस फेज में गया। सिस फेज के बाद मीडियन फेज में गया, देन ट्रांस फेज में गया, एंड देन आपका वेसिकल के थ्रू कहां चला जाएगा? आगे अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, या फिर आपका लाइसोसोम में चला जाएगा डिग्रेड होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखो अब आपका लाइसोसोम में चीजें जा सकती है। लाइसोसोम जो है ये आपका गोल्जी अपरेटस से ही बनता है। गोल्जी अपरेटस में चीजें छोटी छोटी वेसिकल में पैक होकर निकल रही हैं। तो ऐसी एक वेसिकल जो गोल्जी अपरेटस से निकलेगी वो आपकी मॉडिफाई हो जाएगी एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी लाइसोसोम में। लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी बायोमोलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। ठीक है, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कार्बोहाइड्रेज या अमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस। ये एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं, राइट? यानी अगर आपका लाइसोसोम है तो इसके ऊपर क्या लगा रहता है? एक प्रोटॉन पंप लगा रहता है। ये प्रोटॉन पंप क्या करता है? आपके साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स अंदर फेंकता रहता है लाइसोसोम के, और इसका पीएच 4 से 5 पीएच के आसपास, यानी एसिडिक कंडीशन मेंटेन रखता है। इसी एसिडिक कंडीशन में
ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव रहेंगे। अगर एसिडिक कंडीशन नहीं है तो सारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, लाइसोसोम कुछ भी नहीं कर पाएगा। देन चीजें जाती हैं आपकी वैक्यूल में। वैक्यूल में भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट नाम की सिंगल मेम्ब्रेन है और इसमें सारा वेस्ट मटेरियल थोड़ा बहुत पाया जाता है, जैसे आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सैप है और ऐसे मटेरियल जो कि सेल अभी यूज नहीं कर रहा है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो 90% तक का स्पेस कैरी कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैक्यूल बहुत बड़ा स्पेस कैरी कर रहा है, तो 90% तक की वॉल्यूम भी ये कवर कर सकता है। एंड कंसंट्रेशन जो है आपकी वैक्यूल की हायर है आपकी साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। कैसे याद करोगे भाई, साइटोप्लाज्म जो है वो आपका घर है, उसमें सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। वैक्यूल जो है वो तो स्टोर रूम है। अब घर जो है, जैसे मेरा ये घर है भाई, तो मैं खाली घूम सकता हूँ ना यहाँ पे क्योंकि स्पेस है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन अगर ये मेरा स्टोर रूम होता और मैं ऐसे नाच रहा होता, फुगड़ी खेल रहा होता, तो अभी सर पे ऊपर से कोई स्टील का पिप्पा आके गिर जाता मेरे सर के ऊपर, है ना, कोई जूता गिर जाता साइड से, कोई कुछ और चीजें गिर जाती, तबाही मच जाती अगर मैं इतना घूम जाता स्टोर रूम के अंदर, तो बिकॉज इट इज वेरी डेंस। तो सिमिलरली वैक्यूल जो है इसके अंदर तो सारा मटेरियल आया फेंका आया फेंका आया फेंका, तो वो एकदम ठूस ठूस कर भर गया, यानी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनाइज्ड है मैटर, तो कंसंट्रेशन कम है। अगर अब आपको साइटोप्लाज्म से और माल फेंकना है वैक्यूल में, तो आप कहां फेंक रहे हो, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। दिस इज गोना बी एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। गॉट इट? ये है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब बात करते हैं हमारे पावर हाउस की, हमारे शक्तिमान की, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सॉसेज शेप होता है, एक मीट का टुकड़ा होता है, सिलेंड्रिकल सा ऐसी शेप का होता है। अगर आप साइज देखें तो 0.2 से 1 माइक्रोन यानी आधा माइक्रोन आप कह सकते हैं एवरेज इसकी क्या है डायमीटर है, और 1 to 4.1 माइक्रोन यानी एवरेज आप कह सकते हैं 2.5 माइक्रोन के आसपास इसकी क्या है लेंथ हो जाएगी। तो अगर इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसकी लेंथ जो है लगभग 2.5 माइक्रोन के आसपास और लगभग आधा माइक्रोन के आसपास क्या हो जाएगी, इसकी डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इनर मेम्ब्रेन है। हमेशा याद रखना जहाँ पर भी दो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगी, क्योंकि आप आउटर लेयर ब्रीच कर सकते हो इजीली, अंदर जो है आपकी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगी। जैसे अगर कोई मेरे घर आ रहा है, तो अगर लेट्स से मैं घर पर नहीं हूं और कोई पार्सल रखना है, तो भी कोई मेरा आउटर गेट खोल करके फेंसिंग के अंदर आकर के पार्सल रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा घर खोल लेगा, तिजोरी में घुस जाएगा, वो इट्स डिफिकल्ट। तो इनर लेयर जो है दैट इज वेरी लेस परमिएबल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, ये फिजन से डिवाइड कर सकता है, अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों, तो इनके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इनके अंदर खुद का डीएनए है तो खुद का आरएनए भी बना लेंगे, और खुद का आरएनए से खुद का थोड़ा बहुत प्रोटीन भी बना लेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है खुद के राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं 70s। तो इसलिए मैंने बोला ना बैक्टीरिया जैसा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बैक्टीरिया में सर्कुलर गोल गोल डीएनए था, हमारे अंदर तो सीधा डीएनए पाया जाता है मेन सेल के अंदर। यहाँ गोल गोल डीएनए था बैक्टीरिया में, यहाँ भी गोल गोल डीएनए है। वहाँ 70s राइबोसोम थे बैक्टीरिया में, यहाँ भी 70s राइबोसोम है ना। बैक्टीरिया फिजन से डिवाइड कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो देयर आर मल्टीपल सिमिलैरिटीज। 70s राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं, तो खुद के कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनोमस, यानी कुछ प्रोटीन खुद बनाएगा, कुछ तो इसको चाहिए न्यूक्लियस से, तो इसलिए सेमी ऑटोनोमस बोला। अगर आपने 100% प्रोटीन खुद बना लेता तो ऑटोनोमस बोल देते कि भाई इंडिपेंडेंट है, खुद ही कर सकता है सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको 50% से भी ज्यादा, इनफैक्ट 70-80% जो प्रोटीन्स है वो न्यूक्लियस से ही मिलते हैं, उसी की कमांड से मिलते हैं। फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन करना, यानी भैया एटीपी बनाना, इसलिए तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोला इसे, क्योंकि एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है। स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच क्या है, मेम्ब्रेनस स्पेस। जैसे आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो है इनफोल्डेड है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, इसके बीच का जो रीजन है इसे बोला इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है जैसा मैंने बताया, तो इन इनफोल्डिंग्स को आप क्या बोलते हो, क्रिस्टा, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया ज्यादा तो नंबर ऑफ एटीपी जो बनेंगे वो भी ज्यादा होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल की, दैट इज योर प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो है ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल है, ये मतलब कि एक कैटेगरी है अपने आप में, इसके अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो जो प्लास्टिड है ये जो है आपके प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, है ना, और आपके जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर आपको प्लास्टिड देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप बैक्टीरिया में बात करें तो प्लास्टिड नहीं है, इसलिए क्रोमेटोफोर्स बने थे, पिगमेंट आपके मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड थे, कोई स्पेशल बॉडी नहीं थी उसके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लास्टिड जो है ये 3 टाइप के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम है, क्लोरो तो ग्रीन पिगमेंट इसमें पाया जाएगा, यानी क्लोरोफिल पाया जाएगा। नाम है क्रोमो, क्रोमोप्लास्ट, तो इसमें और क्रोमा मतलब कलर, यानी और कलर के पिगमेंट्स पाए जाएंगे, जैसे आपका कैरोटीन जो कि आपका ज़ेंथोफिल, फाइकोएरिथ्रिन जो रेड कलर प्रोवाइड करेगा, एरिथ्रिन आ रहा है नाम में, फाइकोसाइनिन, सायान मतलब ब्लू, जो ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ब्लू कलर हो सकता है, रेड हो सकता है, आपका ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, एंड अलग अलग कलर जो पिगमेंट के हैं वो आपके क्रोमोप्लास्ट में पाए जाएंगे। ग्रीन आपका मतलब क्या होता है, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल है उनको भी क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है ना। तो ये तो कलरलेस होंगे, व्हाइट होंगे, तो व्हाइट में तो कोई पिगमेंट होता नहीं है। तो अब क्या करेंगे भैया, ये काम क्या करते हैं, व्हाइट है तो स्टोरेज का काम करते हैं। अमाइलो, अमाइलो का मतलब क्या है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन किसकी यूनिट है, स्टार्च की। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट ये स्टोर करेंगे। एल्यूरो, एल्यूरॉन लेयर कहां पड़ी थी अभी, प्रोटीन में, है ना, प्रोटीन की बनती है एल्यूरॉन लेयर, जब हम मोनोकॉट की बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो एल्यूरो का मतलब भी होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन स्टोर करेगा। और इलायो, इलायो में क्या बढ़ा रहे हैं देखो, OIL, है ना, तो फैट और ऑयल ये जो है आपका स्टोर करेगा। तो 3 तरीके की चीजें हैं आपकी, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल होगा उसमें, क्रोमोप्लास्ट आपका कैरोटीन, ज़ेंथोफिल आपका एरिथ्रिन, साइनिन ये पिगमेंट वहां पाए जाएंगे, एंड एक है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको है तो व्हाइट कलर का है, तो पिगमेंट तो है नहीं, तो वो स्टोर करेगा चीजों को। क्या स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट है तो एल्यूरॉन मतलब आपका प्रोटीन यानी प्रोटीन स्टोर करेगा, अमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, इलायो में OIL अल्फाबेट आता है तो ऑयल एंड फैट स्टोर करेगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से भी हमें क्या पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन है आपकी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपके छोटे छोटे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर है, इन सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड।
और ये थाइलाकॉइड मिल करके आपकी एक बॉडी तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेना। तो ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, ग्रेना हो गया, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स बनती है यहाँ पर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नाम हम यूज कर रहे थे, हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म बोल देते हैं आसपास के मटेरियल को, यहाँ हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोल देंगे। यहाँ स्ट्रोमा जो है इसमें मेन कंटेंट आपका पाया जाएगा। तो ग्रेना जो है ये आपका क्या है, थाइलाकॉइड के जुड़ने से बना है। स्ट्रोमा जो है बाहर का मटेरियल है, और दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमेली, क्योंकि स्ट्रोमा से होकर गुजर रही है तो स्ट्रोमा लैमेली से बोल देंगे। अब क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, तो इसके अंदर भी खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा, खुद के 70 राइबोसोम होंगे, खुद के आधे प्रोटीन्स ये भी लगभग खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है शेप क्या होगी इसकी, लेंस, ओवल, स्फेरिकल, अलग अलग टाइप की शेप आपकी हो सकती है। साइज अगर आप देखोगे तो 5 से 10 माइक्रोन यानी लगभग 7.5 माइक्रोन जो है इसकी लेंथ हो जाएगी, विड्थ 2 से 4 माइक्रोन यानी एवरेज 3 माइक्रोन हो जाएगी। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है मतलब इसे कंपेयर करो, माइटोकॉन्ड्रिया की विड्थ क्या थी आपकी, आधा माइक्रोन, यहाँ 3 माइक्रोन यानी 6 गुना बड़ा है लगभग, और वहां आपकी 2.5 के आसपास लेंथ थी एवरेज, यहाँ 7.5 है यानी लगभग 3 गुना लेंथ में बड़ा है। 6 गुना 3 गुना एवरेज मान सकते हो, 5 गुना बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट, तो ये आसानी से दिख जाता है सेल के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक स्पेसिफिक डाई डालनी पड़ती है, तब जाके माइटोकॉन्ड्रिया साफ दिखते हैं। उस डाई का नाम है जेनस ग्रीन, JANUSGREEN, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो आपको देखने को मिला, बहुत अच्छा खासा साइज, बड़ा साइज, बिगर देन माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रोमा जो है तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस वाले एंजाइम कैरी करती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम ही क्या है, खाना बनाना। और इसके स्ट्रोमा में क्या है, इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा और आपके राइबोसोम पाए जाएंगे, बिकॉज़ इट इज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। नंबर जो है क्लोरोप्लास्ट का क्लामाइडोमोनास जैसे ऑर्गेनिजम्स में एक है, क्योंकि वो खुद ही यूनिसेलुलर है, तो एक सेल के अंदर एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। मेसोफिल सेल जो है हमारी हरी भरी पत्तियों की, उनमें लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं पर सेल। आपके सुपरफिशियल अरेंज होते हैं बाउंड्रीज पर, जिससे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आए, क्योंकि पहले बाउंड्री पे गिरेगी फिर अंदर जाएगी ना, तो बाउंड्री पर ही अटैच कर दिए जाते हैं काफी सारे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है, जैसा मैंने बताया था, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल रहती है ना। यहाँ पर देखिए मेम्ब्रेन के कुछ सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है थाइलाकॉइड, और ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक अटैच हो जाते हैं और बना लेते हैं ग्रेना, ठीक है। और स्ट्रोमा लैमेली जो है ये दो ग्रेना को साथ में कनेक्ट करती है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है जो हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ग्रेना आपका बैटरी जैसा दिखता है ना, ग्रेना आपका बैटरी जैसा दिखता है एक, तो इसमें लाइट रिएक्शन होंगी, एंड स्ट्रोमा जो है इसमें क्या होंगे, आपके डार्क रिएक्शन होंगे, इसमें आपके डार्क रिएक्शन होंगे। ऑलराइट, ये बातें भैया आपको समझनी पड़ेंगी। ऑलराइट, राइबोसोम की बात करते हैं भाई। राइबोसोम की बातें वैसे तो हो चुकी हैं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझेंगे। राइबोसोम जो इस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बोला। प्रोकैरियोट यूकैरियोट सबके अंदर पाया जाएगा। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर तो 70 राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोट में भी अगर आप देखें तो 70 और आपको राइबोसोम मिल सकते हैं। तो कहां मिलेगा आपका, प्रोकैरियोट में भी 70 राइबोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 राइबोसोम मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 राइबोसोम मिलेगा। एटीएस जो है कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में ईआर से एसोसिएटेड पाया जाता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम है दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है। लोकेशन जो है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, वहां तो कोई आपका क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, या आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं 70 राइबोसोम। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो 70 आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं, 80 जो है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे हैं। डिस्कवरी करी थी इसकी जॉर्ज पेलेट साहब ने, इसीलिए इन्हें प्यार से क्या कहा जाता है, पेलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो तीन नाम आपको और देखने को मिले राइबोसोम के, एक तो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, एक प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि प्रोटीन बनाता है, एक पेलेट पार्टिकल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। बनता किस चीज का है आपका, आरएनए का। कौन से आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का नाम ही आपका राइबोसोम है, तो राइबोसोमल आरएनए का बनेगा प्लस आपका प्रोटीन बनेगा, तो इसे बोला जाता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी आपका राइबोसोमल आरएनए यानी प्रोटीन मिल करके ये आपका बनेगा, ठीक है। नाउ इट्स कम टू साइटोस्केलेटन। नाउ इट्स टर्न फॉर साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब है सेल एंड स्केलेटन का मतलब क्या है, आपका एक बेसिक फ्रेम तैयार करना। जैसे अगर आप देखोगे आपका स्केलेटल सिस्टम क्या है, अगर मेरी बॉडी से मेरा स्केलेटल सिस्टम निकाल दिया जाए, मैं तो क्या हूं, एक मांस का ढेर हूं, अभी जमीन पर गिर जाऊंगा भाई खड़खड़ा के, है ना, खड़खड़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के साथ हड्डी भी तो निकल गई, तो चटक भी नहीं सकता ठीक से। मांस के एक ढेर है भाई, हम स्केलेटल सिस्टम ने ही हमारे हाथ पैरों को, मांसपेशियों को अटैच कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से एक फ्रेम दे रखा है हमें। सिमिलरली सेल जो है उसको भी एक फ्रेम की जरूरत है। जैसे जब आप छत बनाते हो या घर बनाते हो तो सरियों का एक नेटवर्क बनाते हो सबसे पहले, है ना, जाल बनाते हो, उसके अंदर आप कंक्रीट मटेरियल भरते हो, क्योंकि उस कंक्रीट मटेरियल को रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सेल के अंदर अगर मटेरियल रोकने हैं, ऑर्गेनेल्स अगर आपको अच्छे तरीके से सही जगह पर रखनी है, उनकी मूवमेंट को भी आपको अगर इनकेस थोड़ा डायरेक्शनल बनाना है, अदरवाइज चीजें तो पानी में कहीं भी घूम सकती हैं। सेल क्या है, 70% वाटर ही तो है, एक क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ से वहाँ चला गया कल को, तो हमें उसको रेगुलेट करना है ना। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास फ्रिक्शन हो, थोड़ा एक फ्रेम हो, जिससे कि चीजें सही दिशा में जाए। दैट इज द वर्क ऑफ साइटोस्केलेटन। तो एक नेटवर्क है ये, जैसे आपका नेटवर्क होता है ना सरियों का, एक प्रोटीन का नेटवर्क बना हुआ है। और तीन प्रकार के यहाँ पर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट जिसे एक्टिन फिलामेंट भी बोला जाता है, ये आपका सबसे छोटा होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, नाम ही इंटरमीडिएट है तो ये बीच का होता है। एंड आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ये आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि एक फ्रेम प्रोवाइड करेंगे सेल को, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। सर मोटिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये किसका बना है, नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब ये बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो कि सिलिया फ्लैजेला बनाता है, और सिलिया फ्लैजेला किसमें हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, शेप तो मेंटेन करेगा क्योंकि एक फ्रेम तैयार कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिले कि साइज का क्या ओरिएंटेशन है, माइक्रोफिलामेंट जो है इससे बड़ा है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, इससे बड़ा है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ये है आपका साइज का ओरिएंटेशन, ठीक है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रोसोम जो है वो कैसे बनता है, ये एक सेंट्रियोल है ना, आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी आपका एक सेंट्रियोल है। ये दोनों कैसे अरेंज है मेरे दोस्त, ये दोनों अरेंज है आपके परपेंडिकुलरली। इसकी एक्सिस बनाऊंगा मैं, इसकी एक्सिस बनाऊंगा, बीच में एंगल कैसा आएगा आपका 90 डिग्री का एंगल आएगा। ये परपेंडिकुलरली अरेंज है, और इनके साइड में क्या लगा हुआ है दोस्त, आपका पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, यानी सेंट्रियोल के चारों ओर क्या है, एक अमॉर्फस स्पेस है जिसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। तो ये जो आपके दो स्ट्रक्चर्स है ना यहाँ पे, ये जो आपके दो स्ट्रक्चर है यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये जो स्ट्रक्चर है इनको हमने बोला सेंट्रियोल। और दो सेंट्रियोल जब मिल जाते हैं परपेंडिकुलरली और इनके आसपास आ जाता है पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको हम लोग कहते हैं ओवरऑल आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम क्या है, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि है सेंट्रियोल, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया, सेंट्रोसोम बोल दिया। बात तो करेक्ट है। फंक्शन क्या है, इट फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया फ्लैजेला। जब मैंने आपको सिलिया फ्लैजेला पढ़ाया था, इनफैक्ट फ्लैजेला जब पढ़ाया था प्रोकैरियोट में, मैंने आपको बताया था बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल की बनती है।
ठीक है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। यानी स्पिंडल apparatus जो बनेगा है ना, जो आपका क्रोमोसोम को खींचा जाएगा सेल डिवीजन के टाइम पे। आधे क्रोमोसोम बांटने हैं तो आधे क्रोमोसोम जब फटेंगे तो उनको दोनों साइड से कौन खींच रहे होंगे? आपके सेंट्रोसोम्स, ठीक है। और एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, किसी और सेल में नहीं पाए जाते, ओनली इन केस ऑफ एनिमल्स ये आपके पाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये आपको देखना है, समझना है। अब देखो भैया, सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया जो है ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, दोज वर्क लाइक ओर्स, यानी आप अगर एक सेल हो तो आपके सेल के ऊपर हजारों छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिसको आप क्या बोलोगे? सिलिया। यानी सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड फैशन में मूव करते हैं, यानी एक साथ एक ही दिशा में मूव करते हैं। तो जो आपका सराउंडिंग फ्लूइड है उसको आप हिला रहे हो। जैसे आप नाव चलाते हो तो आप चप्पू मारते हो तो आप नाव आगे नहीं ले जा रहे, एक्चुअली आप पानी को पीछे धक्का मार रहे हो, तो आप रिलेटिवली आपकी नाव आगे बढ़ रही है। सिमिलर केस में आपका क्या होता है, जो आपका एक सेल है, छोटा सेल जिसमें हजारों सिलिया है, वो कोऑर्डिनेटेड मोशन करते हैं और पानी को पीछे धकेलते हैं सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड, सो दे वर्क लाइक ओर्स। तो या तो ये सेल को मूव कर देंगे आगे साइड, या सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे की साइड मूव कर देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही फ्लेक्सिबल है एंड सेल मेम्ब्रेन इनको कवर भी करती है, ठीक है। बेसल बॉडी नाम के स्ट्रक्चर से ये सिलिया फ्लैजेला निकलेंगे और इनकी कोर जो होगी, इनका मेन जो सेंट्रल पार्ट रहेगा, लेट्स से यहां पर ये जो फ्लैजेला है ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है? सेल वॉल है। अगर इन केस प्लांट की बात हो रही है, किसी भी अगर यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है या प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, जैसे इसमें सेल वॉल है हमारी, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं। तो सेल वॉल आपकी ऊपर की साइड पाई जाएगी, यहां पर इसकी कोर जो है ना, इसे हम एक्सोनिम बोलेंगे। यहां जो आपका बेस है इसे हम क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी बोलेंगे, इसे हम बेसल बॉडी बोलेंगे। एंड यहां पर जो बीच में आपका स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे? हुक। एंड दिस बड़ा वाला पार्ट इज कॉल्ड एज योर फिलामेंट, है ना। तो यहां पर क्या होता है, जो आपका एक्सोनिम है ये आपका किसकी बनेगी? माइक्रोट्यूब्यूल की बनेगी। इसलिए हम कह रहे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है साइटोस्केलेटन के, वो किसमें हेल्प करते हैं? मोटिलिटी में। फ्लैजेला जो है मेरे दोस्त ये आपका कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एंड ये सेल मूवमेंट में डायरेक्ट हेल्प करता है। तो अगर आपको एक ही ऑप्शन चुनना हो, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, एक ही ऑप्शन चुनना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर सेल मूवमेंट, सिलिया, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्रे, एक ही चुनना है तो फ्लैजेला वुड बी द आंसर। ये पूरे सेल को मूव कर सकता है, ठीक है। और इनमें अरेंजमेंट कैसी होती है? 9+2 अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर क्या होते हैं? आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। अगर आप सिलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके डाइमर होते हैं इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो 9 आपके पेरिफेरल इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सेंटर पे 2 सिंगलेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसे कवर कर रही है। तो 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। जबकि अगर आप लास्ट स्लाइड की बात करें, अगर आप सेंट्रियोल की बात करें, तो यहाँ पर क्या है? 9+0 अरेंजमेंट है। इनमें सेंटर पे कुछ नहीं होता और यहाँ पर डाइमर की जगह ट्राइमर हो जाते हैं, 3 आपके माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर आप देखना चाहते हैं और डिटेल में, तो ये जो डबलेट्स है ना, ये जो डाइमर स्ट्रक्चर है डबलेट, इनको जोड़ने के लिए बीच में जो पिंक कलर की ब्रिज में बना रहा हूँ इसे बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, यानी 2 डबलेट्स के बीच की ब्रिज। ये जो आपकी सिंगलेट्स के बीच की ब्रिज है इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर सिंगलेट ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक शीट पाई जाती है, सेंट्रल शीट, जो कि सिंगलेट्स को कवर करती है, एंड देन देयर आर सम स्ट्रक्चर्स जो कि इन डबलेट्स को इस सेंट्रल शीट से जोड़ेंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियल स्पोक। तो 9 डबलेट है तो 9 रेडियल स्पोक आपके यहाँ पर आकर के जुड़ रहे होंगे, ठीक है। दिस इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको एनसीईआरटी में देखने को भी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, राइट। सिंस इट इज अ रिवीजन लेक्चर सो वी वुड बी पॉन्डरिंग अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। काफी स्टूडेंट्स नीचे कमेंट करते हैं कि सर ये पॉइंट छूट गया, जैसे कि लास्ट टाइम जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया तो सम स्टूडेंट सेड कि सर एंजियोस्पर्म आपने छोड़ दिया। मेरे दोस्त एंजियोस्पर्म पे 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म के आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जहां पे उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जहां पर उनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो छूटा तो कुछ भी नहीं है भाई, बस उसको प्लान कर दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो छूटा कुछ नहीं है, चीजों की डिटेल डिस्कशन जो है वो आपकी ऑलरेडी आप आई होप आप पढ़ भी चुके होंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ माइंड मैप लेक्चर। तो कोर फोकस ये है कि 1.5 घंटे में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। तो वी जस्ट नीड टू अप्लाई द पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल में पेरेटो साहब ने क्या कहा? 80-20 रूल एक सिंपल नाम है जो कि शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि 20% ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे 80% ऑफ द क्वेश्चंस बनेंगे। तो दिस इज टू टारगेट दोस 80% क्वेश्चंस, राइट। इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस यानी इंटरफेस एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपका न्यूक्लियस जो है थोड़ा रेस्ट में है ना। तो चीजें जो है आपकी फैली फैली रहती हैं, डीएनए पैक नहीं हुआ है तो आपका फैला फैला सा है। इस फैले फैले स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका डीएनए है और डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स भी अटैच है, थोड़ा बहुत मटेरियल ऑफ आरएनए भी बीच बीच में अटैच है। तो यहाँ पे क्या है? आपका आरएनए है, डीएनए है, कुछ प्रोटीन्स है, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, है ना। और सेल इस टाइम पर डिवाइड नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस आपका आराम से थोड़ा सा बैठा हुआ है, खुला खुला घर पे पजामा पहन के बैठा हुआ है। बाद में जब उसे शादी में जाना होगा तो वो अपने आप को कंडेंस कर लेगा, एक बढ़िया क्रोमोसोम बना लेगा, राइट। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। जब डिवीजन करना होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बनता है, अभी तो ढीला ढीला डीएनए प्रेजेंट है ना। तो हर क्रोमोसोम में आप देखेंगे तो एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये 9+2 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर ये जो सेंट्रोमियर है ये आपके आर्म्स को इस हिसाब से कैरी करता है। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यानी पहली बार आपका सीधा सीधा चल रहा था क्रोमोसोम, यहाँ पर आकर के फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। और इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर, इस सेंट्रल बॉडी के ऊपर प्रोटीन की एक डिस्क प्रेजेंट है, काइनेटोकोर उसका नाम है। काइनेटोकोर पे क्या होता है? आपके स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। यानी जब मुझे इस क्रोमोसोम को आधा आधा बांटना होगा, जब इस क्रोमोसोम को मुझे आधा आधा फाड़ना होगा, आधे को इस साइड भेजना होगा और आधे को इस साइड भेजना होगा, तो मुझे फाइबर सही है जो इन्हें अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे होंगे। तो फाइबर्स कहां कनेक्ट होंगे? आकर के इस काइनेटोकोर नाम की डिस्क के ऊपर अटैच होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? केसी यानी काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को 4 अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो बात हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले न्यूक्लियस को अच्छे समझ लेते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर एक पूरा आर्टिकल है, लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूक्लियस इनिशियली। न्यूक्लियस जो है इसका नंबर क्या हो सकता है? एक पर्टिकुलर सेल के अंदर नॉर्मली एक न्यूक्लियस पाया जाता है पर सेल में, जैसे कि हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर है। आरबीसी जो है और सीव ट्यूब सेल्स जो है आपकी फ्लोएम की, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, तो उसने न्यूक्लियस खो दिया। एंड सीव ट्यूब सेल जो है ये खुद की कमांड्स खुद नहीं दे सकता, इसके बगल में एक और सेल पाया जाता है कंपेनियन सेल, जिसकी हेल्प करता है कमांड देने में, तो इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। अब अगर आप एक सेल बनाओगे और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बनाओगे तो ये इनर एनवेलप है न्यूक्लियस की, ये आउटर एनवेलप है, और उसके बीच में आपके क्या है? कुछ स्पेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। इन स्पेसेस को क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियर पोर बोला जाता है ना।
इन स्पेसिस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। यहाँ पे आपका जो डीएनए है इससे क्या बनता है? आपका आरएनए बनता है। तो आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में जाना है और प्रोटीन जो बन चुका है उसको हो सकता है न्यूक्लियस में आना पड़ जाए, तो कुछ पोर्स की जरूरत होती है। और ये जो आपका न्यूक्लियस है मेरे भाई, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलोगे? जैसे सेल के अंदर का जो माल है उसको साइटोप्लाज्म बोला, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर के माल को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दोगे। इसमें एक डेंस स्ट्रक्चर और पाया जाता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियोलस का एक स्पेशल काम है आरएनए बनाना। तो जिस सेल के अंदर न्यूक्लियोलस बड़ा मिलेगा वो ज्यादा आरएनए बनाएगा। ज्यादा आरएनए बनाएगा तो क्या बनेगा? ज्यादा राइबोसोमल आरएनए अगर ज्यादा है तो राइबोसोम भी तो ज्यादा बनेगा, और राइबोसोम अगर ज्यादा बनेगा तो सेल क्या करेगा? राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री, तो सेल में प्रोटीन भी ज्यादा बनेगा। यानी कोई आपसे पूछे कि अगर एक सेल में न्यूक्लियोलस बड़ा है तो वो क्या कर सकता है? वो ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। यानी जिस सेल को भी ज्यादा प्रोटीन बनाने की जरूरत है उसमें बाय डिफॉल्ट आपका न्यूक्लियोलस बड़ा मिलेगा और उनका नंबर भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस जो है इट इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि तो मेम्ब्रेनलेस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो आपका कॉमन रहेगा, और ये आपका राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, तो ये आपका प्रोटीन ज्यादा बनाएगा। ठीक है, क्रोमेटिन जो है जहां खुला खुला डीएनए प्रेजेंट था वहां डीएनए तो था ही, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए तो था ही, और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपके पाए जा रहे थे। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है पहले रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया था 1831, ये हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके थे। इसे बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है देखने के लिए, है ना, और क्रोमेटिन टर्म जो है फ्लेमिंग साहब ने दी थी, ये तो कुछ फैक्चुअल नॉलेज है। अब देखो न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसमें क्या है? न्यूक्लियर पोर है, यानी ये आपकी इनर मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की, आपकी आउटर मेम्ब्रेन थी। अब क्या हुआ? ये फ्यूज हो गई, यानी ये जो इनर मेम्ब्रेन थी, ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन थी, ये किसी पार्ट पर जाकर के फ्यूज हो गई, जिससे कि ये आदान प्रदान कर सके चीजों का, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। तो इनको क्या बोला गया? न्यूक्लियर पोर बोला गया। ठीक है, तो दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाती है बीच बीच में कई कई पॉइंट्स पर, तो आपका क्या बनता है? न्यूक्लियर पोर बनता है। फंक्शन क्या है आपका? आरएनए जो बना है साइटोप्लाज्म में इसे लेकर जाना, आरएनए जो बना है आपका न्यूक्लियस में इसे लेकर जाना साइटोप्लाज्म तक, और प्रोटीन जो बना है साइटोप्लाज्म में इसे लेकर आना न्यूक्लियस तक। तो बोथ डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, और ये एक बैरियर का काम करता है, यानी किसी भी चीज को अगर न्यूक्लियस के अंदर घुसना है तो आपका डायरेक्टली नहीं घुस सकता हो, अगर वो आना चाह रहा है न्यूक्लियस के अंदर देन ही नीड टू टेक परमिशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स। अगर वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो पोर के थ्रू अंदर ले ली जाएगी। अब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे थे, तो क्रोमोसोम में अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो क्रोमोसोम जो है उसमें हम एक क्या कर लेते हैं? एक्सिस बना लेते हैं सबसे पहले। ये आपका सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, अब सेंट्रल पार्ट पे क्या हुआ? कुछ ऐसे क्रोमोसोम है जिनका सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पे है, ऊपर की आर्म्स का साइज और नीचे की आर्म्स का साइज एकदम बराबर है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, है ना, इक्वल आर्म्स है ऊपर और नीचे की साइड। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो आर्म्स है ऊपर वाली वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी होती है ना, तो ऊपर वाली जो आर्म्स है कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी है, नीचे वाली आर्म्स कंपैरेटिवली आपकी बड़ी है, इसे हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, यानी मेटासेंट्रिक नहीं रही, अब थोड़ी सी सेंटर से हट चुकी हैं आपकी आर्म्स। एक अगर आप देखोगे तो इसमें एक साइड की आर्म एकदम छोटी हो गई और एक साइड की आर्म एकदम बड़ी हो गई, तो इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो एक साइड की आर्म्स आपकी क्लोज पहुंच गई टू इट्स एंड, एंड एक केस में क्या हुआ? एक साइड की आर्म्स आपकी बेचारी गायब भी हो गई और दूसरे साइड की आर्म जो है सिर्फ यही प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो दिस इज नॉट टीलोसेंट्रिक, है ना, क्योंकि इसमें आर्म्स गायब नहीं है। ये क्या है आपका? एक्रोसेंट्रिक है। ये आपका क्या है? सब मेटासेंट्रिक है। ये आपका सब मेटासेंट्रिक है। ये आपका क्या है? मेटासेंट्रिक है। ठीक है, एंड काफी बार क्या होता है? दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अगर आप क्रोमोसोम ड्रॉ करोगे तो पहला जो आपका डी पाएगा वो यहाँ पे आएगा, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। काफी बार क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सैटेलाइट कहते हैं। तो एक छोटा सा रीजन है ना, काफी कम क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक छोटा सा नॉन स्टेनिंग रीजन है, इतना छोटा है कि आप स्टेन भी नहीं कर सकते, इसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। तो जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट पाई जाती है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, उन्हें सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। देन देयर इज अनदर ऑर्गेनेल कॉल्ड पेरोक्सिसोम। नाम क्या है? पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडी के अंदर आती है। तो पेरोक्सिसोम का जैसे नाम है, ये क्या करेगा? पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म करेगा, यानी आपका पेरोक्साइड जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है, अगर बना है किसी सेल के अंदर, प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, दैट इट वुड बी डिग्रेडेड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर भी हमारे लिए अच्छा है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए अच्छा है, तो एक खराब चीज जो है, हजार्डस चीज जो थी, उसको हमने अच्छी अच्छी चीजों में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। गॉट इट? आई गेस द लेक्चर वाज क्वाइट लॉन्ग, बट आई होप यू गॉट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, क्योंकि इन माइंड मैप इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू कंसोलिडेट द कंटेंट। तो हमारे